हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर गैलेक्सी में फिर से आपका वेलकम करते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस क्वेश्चंस का, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और अभी तक एनर्जी के पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से और वेग को, तो इस आधार पर आपका गतिज ऊर्जा जो है वेग के समानुपाती हो गया कितने गुना, तो v स्क्वायर के समानुपाती हो गया गतिज ऊर्जा। तो जब इसी को दोगुनी कर दी जाए यानी कि 2v कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो जाएगा कितना, तो 4v स्क्वायर का। तो 4v स्क्वायर का हो गया यानी कि कितने गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया। ये गतिज ऊर्जा जो है पहले के वेग को जब दोगुना किया गया तो ये गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया, तो 4 गुना। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। या इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन यदि कभी भी कहा जाए कि कोई भी वस्तु है v वेग से आगे की ओर चल रहा है और उसका वेग यदि 4 गुना कर दी जाए, 6 गुनी कर दी जाए, तो जितनी गुनी कर दी जाए उसको बस आपको स्क्वायर कर देना है। यानी कि क्वेश्चन में कहा जाता है कि 4 गुनी कर दी जाए तब इसका गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा अब कितनी गुनी हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16। तो यानी कि अब जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं कि जितना भी वेग दिया रहेगा उसका बस आपको स्क्वायर कर देना है और उतना ही गुनी हो जाएगी बाद वाला गतिज ऊर्जा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m यानी कि द्रव्यमान कितना दिया गया 30 kg और वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। अब गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है वस्तु का कब, जब m का मान 30 kg हो और वेग का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से आप मान सिंपल सा निकाल दीजिएगा। हाफ m का मान 30 kg दिया गया है तो यहाँ 30 पुट कीजिएगा। इसके बाद v स्क्वायर यानी कि जो वेग है उसका स्क्वायर, यानी कि वेग कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, यानी क्योंकि फार्मूला में यहाँ v स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 2 से काटिएगा तो 15 बार में 15 × 25 कीजिएगा, 15 × 25 तो आपका आ जाएगा 375। अब 375 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन ए बी सी डी चारों में 375 है, लेकिन यूनिट सब में डिफरेंस है। तो आपको मालूम होगा कि गतिज ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, तो 375 जूल हो जाएगा, तो जूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको मान निकालने के बाद जो यूनिट है, ये ऐसा यूनिट जो होता है इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हड़बड़ में क्या होता है 375 आपने देखा ऑप्शन ए मार करके चले गए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यूनिट पर भी ध्यान देना है। तो 375 जूल हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर है कि 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थिर है। कोई भी नियत ऊंचाई है, उस ऊंचाई का मान हमें नहीं मालूम है और द्रव्यमान जो है 12 kg है। 12 kg का द्रव्यमान किसी ऊंचाई पर स्थिर है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। यानी कि देखिए फिगर से हम समझते हैं कि कोई भी वस्तु है, मानी कि चलिए ये वस्तु है, इसका वेट कितना है 12 kg है और h ऊंचाई पर स्थिर है। ऊंचाई का मान हमें मालूम नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। और स्थिर है तो ये हवा में तो स्थिर रहेगा नहीं, कोई यहाँ सपोर्ट होगा। तो बाय द वे मान के चलिए कि यहाँ छत है या कोई भी सीढ़ी है या कहीं भी टांगा हुआ है, तो जो कि इसका स्थितिज ऊर्जा जो है 600 जूल है और यहाँ m का मान 12 kg दिया गया है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है आपका m × g × h। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया है 600, तो हो गया आपका 600 और m का यहाँ से आपका मान दिया गया 12 kg, तो 12 kg और g का मान यदि क्वेश्चंस में नहीं दिया रहा है फिर भी आपको 10 या 9.8 मानना होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कि g का मान
10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप 10 ले लेंगे। एच का मान हमें फाइंड आउट करना है, हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ एच के स्थान पर एच ही रहेगा। अब इन सभी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप 12 से 0 कट गया, 12 से 5 बार में कट गया, यानी कि एच का मान कितना आ गया 5 क्या, तो हाइट का यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ 5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें मेन क्या था कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh के बराबर होती है m × g × h, जहां हम स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका मान होता है mgh। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। और इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा ½ mv² के मान के बराबर होती है। अब इस प्रकार 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, यानी कि कौन सी ऊर्जा जो है गति के साथ बढ़ती है, गति यानी बढ़ने पर उसमें ऊर्जा बढ़ती है, कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। तो गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि गति के कोई भी वस्तु है, इसका गति को बढ़ाइएगा तो ये मोशन में आ जाएगा, और इस प्रकार मोशन में आ जाएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या समान है। निम्नलिखित में यह जो चारों लाइन दिए गए हैं इनमें क्या समान है, तो पढ़ते हैं। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, खिड़की का कांच तोड़ सकता है। तो कब कोई भी कंकड़ किसी कांच को तोड़ेगा या चोट पहुंचाएगा, जब उसमें गति हो, यानी क्वेश्चन में ये लाइन में दिया गया है गति का बात कही गई है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, इसमें भी गति का बात कहा गया है। तेज़ी से चलता हुआ हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो तेज़ी से चलता हुआ हवा में भी गति होगा, यानी कि हवा जो क्या है गतिशील है। हवा पवन की चक्की के फलकों को चला सकता है, तो हवा में जब गति होगा तभी तो वो पवन की चक्की को चला सकता है। तो यानी कि चारों कंडीशन में गति की बात कही गई है, और गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई पर उठाया गया है, यानी कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये कोई वस्तु है, इसको भू h ऊंचाई पर उठाया गया है, जिसका द्रव्यमान है कितना 3 मीटर। द्रव्यमान 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई पर उठाया गया है, तो 3 यह मीटर नहीं होगा, 3 kg होगा, गलती से दिया गया है। m का मान ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और h ऊंचाई पर उठाया गया तो स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मान जो होता है mgh होता है। तो यहाँ m का मान आपका 3 दिया गया है, यहाँ से गलती दिया गया है, यहाँ kg होगा, m के स्थान पर kg होगा, तो 3 दिया गया है। g का मान इसमें कुछ नहीं है, तो g के स्थान पर g, और h का भी मान नहीं मालूम है, तो h के स्थान पर h, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुआ, तो 3gh के बराबर। 3 अच्छा यहाँ m ही होगा, द्रव्यमान जो है 3m दिया गया है, 3m, तो यहाँ m के स्थान पर क्या रखिएगा आप, तो 3m, तो 3m रखिएगा तो 3mgh हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, यहाँ m के स्थान पर कुछ भी दे सकता था, तो आप यहाँ m के स्थान पर उसे रखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में 3m दिया था, तो इसलिए आप m के स्थान पर 3m रखेंगे, तो 3m और फिर gh, तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम बहुत ही विस्तार में क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो इस तरह से 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर है कि यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा जो बंदूक की होगी, तो बंदूक की गोली से कम होगी, गोली के बराबर होगी, या शून्य होगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो कभी भी इस कंडीशन में आप बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जो गोली का गतिज ऊर्जा जो होता है, तो ये ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, बंदूक के अपेक्षा। और जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा जो आती है उत्पन्न होती है,
बुलेट की, इसके वजह से इसमें भी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बुलेट से इसमें गतिज ऊर्जा कम होती है, किसमें? तो गन में, यानी कि बंदूक में गतिज ऊर्जा कम होती है किसके अपेक्षा? बुलेट की अपेक्षा, यानी कि गोली से अधिक होती है। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा पूछा गया है, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से अधिक होती है? नहीं। गोली के बराबर होती है? नहीं। गोली से कम होती है? तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर है, देखिए क्वेश्चंस को हमें रटा रटा डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करना है कि इसका ए, इसका बी, इसका सी, तो इस तरह से रटने वाला पढ़ाई हो जाता है। तो हमें समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि एक क्वेश्चन से यदि 2-3 क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के बने तो आप उसे सॉल्यूशन कर सकें। तो 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन को द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो जी का मान इतना है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh का मान बताना है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh के बराबर होता है, m × g × h के बराबर, कौन? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ m का मान कितना दिया गया है? 0.5 ले लेंगे। g का मान दिया गया है 10, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। h का मान 100 मीटर के हाइट पर से गिराया गया है, तो 100 मीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5000 और इंटू एक अंक के बाद 0 पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ आपका आ गया 500 क्या? तो जूल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का भी जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, गतिज ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, कार्य का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, या केवल ऊर्जा का मान पूछे तो ऊर्जा का भी जो मान होता है ऐसा यूनिट वो भी जूल होता है। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा रहे उसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो इस तरह से आपका 500 जूल आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर हो, 8 मीटर ऊंचाई पर जब 11 kg की वस्तु हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी है? यानी कि निहित ऊर्जा कही जाए क्वेश्चंस में, या संचित ऊर्जा कही जाए, या स्थितिज ऊर्जा कही जाए, सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है क्या? तो निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या रुकी हुई ऊर्जा कोई भी कही जाए तो सभी का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। और H साथ में दिया गया है, इसमें H कभी भी दिया रहेगा, किसमें? mgh में, यानी स्थितिज ऊर्जा में। तो निहित ऊर्जा का मान पूछा गया है, तो निहित ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका? mgh। m का मान 11, g का मान नहीं दिया है 9.8, तो 9.8 के बजाय हम 10 मानेंगे। और याद रखिएगा थोड़े से हमने यूनिट को अधिक माना है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 9.8 के स्थान पर हमने थोड़ा अधिक माना है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी मान आएगा, जो एक्चुअली 9.8 से मान आएगा वो 10 से हम गुना करेंगे तो मान थोड़ा सा अधिक आएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो एच का मान कितना दिया है? 8 मीटर, तो यहाँ से आपका हो गया 880 जूल। तो हम तो जान रहे हैं कि जो भी एक्चुअली मान होगा 9.8 के से गुना करेंगे उससे तो हमारा 880 जूल अधिक आया है, लेकिन 9.8 और 10 का जो है 0.2 का ही डिफरेंस है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो भी आंसर आया होगा थोड़े से हमारा मान जो है एक्चुअली मान से थोड़ा सा अधिक आया होगा। इस बात को आप समझे होंगे। तो हमें देखना होगा कि ऑप्शन में कि 880 के जो अप्रोक्स में लगभग में कौन सा मान है जो कि हल्का सा इससे कम है। तो हल्का सा इससे कम है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है 862.4 जूल, यानी कि इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने 9 पॉइंट के स्थान पर 10 माना ताकि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आसानी हो, और इस लॉजिक के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 9.8 के स्थान पर आप 10 को मान करके सॉल्यूशन कर लीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए कि जो कि मान आया है आपका उसके लगभग में ऑप्शन में कौन सा मान दिया गया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है कि 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। फिर से निहित ऊर्जा की बात कही गई है, तो आपको मालूम है कि निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा तीनों का मान जो होता है mgh के बराबर होता है। m का मान दिया गया है आपका 15 kg,
जी का मान कितना दिया गया है 9.8, तो हम फिर से 10 मानेंगे क्योंकि हम एक समझदार स्टूडेंट हैं। और एच के स्थान पर कितना मानेंगे 5, क्योंकि 5 मीटर दिया गया है। अब जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 × 5 = 75, एक 0, यानी कि 750 जूल आ गया। अब 750 जूल के नज़दीक में कौन सा है, तो 745 बोलिएगा। तो नहीं, इतना नज़दीक भी नहीं देखना है, जैसे कि 748 दे दे, 745 दे दे, थोड़ा सा और कम जाएंगे। तो थोड़ा सा और कम, यानी कि कभी भी देखिए 9.8 के बजाय आप 10 जब लगभग में मानते हैं, 9.8 के बजाय आप लगभग में जब 10 मानते हैं, तो हमेशा जो इन दोनों का मान जो आएगा 10 या 15 के लगभग में आएगा, यानी कि 10 या 15 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 50 से देखिए 10 या 15 का डिफरेंस किससे है, 45 से है, नहीं, इससे 5 ही है। तो हमें 10 या 15 का डिफरेंस देखना है जो मान आएगा। तो 750 से 10 या 15 का किससे लगभग में है, तो 735 का है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छुपा रुस्तम कॉन्सेप्ट है, जिसकी मदद से आप बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को पीछे करके समझिएगा और यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिएगा। हमारी यही राय रहेगी आपसे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है। 119 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। यानी कि ऊर्जा की गणना करना है, और इसमें क्या गणना करना है, तो वस्तु की ऊर्जा की। कब, जब वस्तु को 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित की करके रखा जाए जिसका द्रव्यमान 10 केजी। यानी क्वेश्चंस को फिगर से आप समझिएगा, जैसे कि ये धरातल हो गया, तो यानी कि 6 मीटर ये हाइट हो गया, और जब किसी वस्तु को, यानी कि इसका द्रव्यमान 10 केजी वाला द्रव्यमान वाला कोई वस्तु को 6 मीटर के हाइट पर यहाँ स्थिर रखा जाए, तो यहाँ स्थिर रखने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसमें होगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा के रूप में बात कही गई कि वस्तु की ऊर्जा की गणना करें, लेकिन कौन सी ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा या निहित ऊर्जा। यानी कि यही तीनों में से किसी एक ऊर्जा है। यानी कि तीनों का मतलब एक ही होता है, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या आपका स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा या आपका निहित ऊर्जा। तो तीनों एक ही होता है, यानी कि तीनों का मतलब पूछा गया है यहाँ ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ आपका फॉर्मूला होता है क्या, mgh। कब, तो जब आपका हाइट का मान दिया रहे और पूछे कि निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा, या बार बार हमसे आपको नाम बता रहा हूँ कि ताकि आपके ज़ुबान पर रट आ जाए। यहाँ m का मान कितना दिया गया है 10, h का मान देखिए यहाँ फिर से हम g का मान कितना लेंगे 10 लेंगे, और h का मान कितना लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ से आपका आ गया कितना 600 जूल। जो ऊर्जा निहित होगी, जो ऊर्जा स्टोर होगी 600 जूल होगी, नहीं, इसके लगभग में हमें देखना है कि कौन सा मान होगा। तो कौन सा मान होगा, तो 600 के लगभग में। तो 10 या 15 का डिफरेंस मैंने बोला है, तो 10 या 15 का डिफरेंस हो जाएगा आपका कितना 588 जूल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 578 जूल को आप लेंगे तो बहुत नीचे चला जाएगा, 10 या 15 से बहुत नीचे चला जाएगा, लगभग 30 का अंतर हो जाएगा। तो ये नहीं लेंगे हम, 10 या 15 के लगभग में लेंगे, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको चेक करना है तो 9.8 रख लीजिए, यहाँ 10 के स्थान पर आप 9.8 करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंका गया, और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंची। क्वेश्चंस को फिगर के थ्रू समझते हैं कि कोई भी वस्तु है और ये धरातल हो गया आपका, मान के चलिए कि ये आपका धरातल हो गया, और यहाँ से h वस्तु तक, यहाँ कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर जोर लगा करके फेंका गया, तो यहाँ जा कर के h हाइट पर यहाँ रुक गया, तो पहुँची, यहाँ तक पहुँच गया। इसके ऊपर जाने के दौरान, इसके ऊपर जब गया तो उसके दौरान h के 1/4 h के मतलब 1/4 दूरी पर वस्तु में डैश 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 होगी। यानी कि हाइट के 1/4 कहने का मतलब है कि जब यहाँ से तो हाइट चालू हुआ होगा, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, जो इसका 1/4 आप कीजिएगा तो 1 2 3 4 यानी कि 4 भाग हो गया टोटल। और यहाँ पूछा गया है
इस जगह पर 1/4 हाइट का 1/4 कहाँ होगा, तो यहाँ 1/4 होगा हाइट का दूरी जो भी होगा, उस हाइट के दूरी का 1/4 यहाँ होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो h हाइट पर रुक जाता है, और जब वह ऊपर से फिर नीचे आ रहा होगा, ऊपर तो चलते जाएगा नहीं, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो 1/4 के यानी कि हाइट के 1/4 दूरी पर, कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि हाइट के 1/4 के दूरी पर इसमें डैश 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 होगी। मतलब क्या होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी, स्थिर ऊर्जा अधिक होगी, क्या होगी, तो ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। क्या यही होगा, तो हाँ यही होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। ज्यों ज्यों नीचे की ओर आती है तो त्यों त्यों उसमें गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा की कमी होती है। तो कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, तो यही तो बात कहा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। और देखिए जैसे कि बी में दिए केवल स्थितिज ऊर्जा तो होगा नहीं, क्योंकि रुका तो है नहीं, ऊपर से नीचे की आ रहा है। समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, कभी भी समान स्थिति और गतिज ऊर्जा इस कंडीशन में होगा नहीं। अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा, तो ये इसके विपरीत है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। कभी भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आता है और उसका हाइट में कमी होती है, तो जैसे ही हाइट में कमी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता जाता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से एक दो क्वेश्चंस और इसी प्रकार के इसी थ्योरी के बेस पर घुमा करके पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर। 121 नंबर है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। अब देखिए उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान, कोई भी वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है, निम्नलिखित में से यानी कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते के किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो इसका 121 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहा गया है कि बढ़ जाती है, यानी कि हमने क्या बात कहा कि जैसे जैसे किसी वस्तु का हाइट घटता है तो किसी बिंदु पर, यानी कि जब भी यहाँ है, अब यहाँ से आप नीचे की ओर किसी बिंदु पर बात करें तो पहले की तुलना में क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ा होगा। अब यहाँ की तुलना में यहाँ से गिराया गया तो यहाँ पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ा होगा। अगर यहाँ से और नीचे आएगा तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ जो आएगा, जब नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा तो यहाँ की अपेक्षा जब यहाँ पूछा जाए तो और भी गतिज ऊर्जा का मान और बढ़ गया होगा। यानी कि लास्ट कंडीशन में जाते जाते जब तक धरातल में टच नहीं हो जाता है तो इसके ऊपर तक, धरातल से हल्के से ऊपर तक गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने बहुत ही कोशिश किया कि डिटेल में समझाएं आपको, तो आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश 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 होगी। फिर से वही पहले वाले क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा गया है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा पूछा गया। बुलेट की गतिज ऊर्जा, बंदूक की नहीं, बुलेट की गतिज ऊर्जा तो बंदूक की तुलना में अधिक होगी, बंदूक की तुलना में कम नहीं, अग्रणीय नहीं, बंदूक की तुलना में अधिक। यानी कि आपका जो ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसी में सही बात कहा गया है, तो यही तो आपका सही होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन है कि 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक को पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग में स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग में डैश 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 से दबाता है, यानी कितने सेंटीमीटर के दूरी से दबाता है। और इस क्वेश्चंस का देखिए सॉल्यूशन हम करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
और काफ़ी लंबा इसका सोल्यूशन, तो ऐसा बात नहीं है कि हम इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे जी, बिल्कुल इसका क्वेश्चंस का हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किए हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन इसका सोल्यूशन वीडियो के अंत में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका लास्ट में हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, वीडियो को आप लास्ट में देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। 124 नंबर देखिए, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो कि साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। तो साइकिल जब आप चलाते हैं तो गतिज ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 124 का आपका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा से रिलेटेड हम उसमें कोई काम नहीं करते हैं। उसमें क्या केमिकल आप मिलाते हैं, साइकिल चलाते हो तो केमिकल से रिलेटेड कोई तो प्रोसेस होता नहीं है, बाकी सभी ये ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। गतिज ऊर्जा तो पैर चलाते तो होता ही है। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, आप पैर चलाते हैं तो साइकिल जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा ही है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर इसका जो होगा फाइनली, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि 2 केजी तथा 4 केजी के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं, यानी कि ए और बी जो है इनका वजन जो है 2 केजी है और 4 केजी है, और इन दोनों को 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। 100 मीटर के हाइट पर, यानी कि हाइट जो है इन दोनों का सेम है और वहाँ से गिराए जाते हैं। तो कोई भी, जैसे कि ये हाइट है जहाँ इसका मान दिया गया है 100 मीटर, और यहाँ ए और बी दोनों हैं जिसका द्रव्यमान एक का 2 केजी है और एक का 4 केजी है। जब दोनों को गिराया जाएगा तब गिराने के दौरान ये क्या कंडीशन, क्या घटना घटेगी, तो वही ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर देना है। तो याद रखिए कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस कहा जाए और उसमें केजी रहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट जो होता है केजी होता है, और भार का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, यह अंतर दिया रहता है कि द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए, तो आप पढ़े होंगे और आप जान भी रहे होंगे कि कभी भी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्यमान आपका 8 केजी का हो या द्रव्यमान आपका 8000 केजी का हो, और दोनों को जब सेम हाइट से गिराया जाएगा तो हमेशा साथ साथ गिरेगा। क्या कि कभी भी 8 केजी का द्रव्यमान हो या आपका 8000 केजी का द्रव्यमान हो, इन दोनों को सेम हाइट से यदि गिराया जाए तो ये दोनों हमेशा साथ साथ गिरेगा। दिमाग में अटता नहीं है, लेकिन आपको हटाना होगा। लेकिन यदि आपका भार जो अलग अलग रहे, जब 2 न्यूटन भार रहे और आपका 4 न्यूटन भार रहे या 8 न्यूटन भार रहे, मतलब दोनों अलग अलग भार होना चाहिए। जब दोनों को गिराया जाएगा सेम हाइट से, तब जो ज़्यादा भार वाला वस्तु है वो पहले गिरेगा। धरातल पर जो ज़्यादा भार वाला वस्तु है वो पहले गिरेगा। कब? जब इस कंडीशन में इसका जो भार दिया रहे, लेकिन द्रव्यमान जब दिया रहे दोनों का अलग अलग, और इन दोनों को सेम हाइट से गिराया जाए, तो ये ऐसे कंडीशन में हमेशा ये दोनों साथ में गिरता है। तो इस प्रकार आप समझे होंगे। तो 125 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये ए और बी जो वस्तु है दोनों हमेशा साथ पहुँचेगी पृथ्वी पर। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया रहता कि 2 न्यूटन भार और 4 न्यूटन भार का वस्तु है, 2 न्यूटन का भार और 4 न्यूटन का भार का वस्तु है, और जब इन दोनों को 100 मीटर के हाइट से गिराया जाए तो कौन सा धरातल पर पहले पहुंचेगा, तो 4 न्यूटन वाला पहले पहुंचता। तो यदि 4 न्यूटन वाला बी है और 2 न्यूटन वाला ए है, तो बी पहले पहुंचेगा ए की तुलना में। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है, धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी। तो इस तरह से आपका राइट आंसर बी हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे कि हमेशा कोई भी गुरुत्वीय त्वरण जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि भार पर निर्भर करता है। भार पर निर्भर करता है तो वो कम निर्भर करता है कि ज़्यादा भार वाला वस्तु पहले गिरता है और हल्का भार वाला वस्तु ज़्यादा भार की अपेक्षा वस्तु की तुलना में कम गिरता है, मतलब कम देर से गिरता है यदि सेम हाइट रहे तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। 126 नंबर देखिए। 126 है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। सेंस का मतलब है कि कोई, जैसे ये पृथ्वी हो गया
और किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, यानी पृथ्वी की सतह पर यहाँ जो है W न्यूटन है, W न्यूटन यानी कि कोई का वस्तु का भार है। जब इसी वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या माना कि हम R है, तो इसकी R की आधी ऊंचाई यानी कि यहाँ तक मान के चलिए यहाँ तक R होगा टोटल, तो यहाँ कितना होगा, टोटल R है तो यहाँ इसके आधे पॉइंट पर कितना होगा, R/2 होगा। यानी कि जब H का मान R/2 हो तो यहाँ जो वस्तु का नया भार होगा वो क्या होगा। तो यहाँ वाला भी भार हम W न्यूटन दिया है क्वेश्चंस में, यहाँ वाला भी भार हम W लेंगे तो दोनों में अंतर नहीं मालूम चलेगा, तो इसलिए हम इसे W' मान लेते हैं। और इस तरह से आपका सॉल्यूशन इस पेज पर नहीं हटेगा, तो हम पेन से करके आपको बताते हैं। तो देख, ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसमें देखिए सभी हम समझें और दिया है, क्या दिया है, तो H बराबर R/2 दिया है, हम इसे भी समझते हैं। और W जो होता है कोई भी वस्तु का भार जो होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, यानी W बराबर m/g होता है। और अब जब हम बात करेंगे कि H हाइट पर वस्तु का भार, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि W बराबर m/g/h होता है। किसी भी वस्तु का भार की बात की जाए तो m/g भी होता है। m/g जो गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है वस्तु का भार। लेकिन H हाइट पर पूछे तो इंटू H किया जाता है, तो जो H हाइट पर जब इसका पूछा जाएगा इसका भार क्या होगा, तो W बराबर m/g/h हो जाएगा। तो m/g किसके बराबर होता है, तो W के बराबर होता है, W बराबर m/g। तो इसलिए हम m/g के स्थान पर यहाँ W रख लेंगे, तो W' बराबर हो जाएगा W/h। तो और इसी में आपको W' का मान बताना है कि इसका मान बताना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो नीचे क्या हम लिखेंगे, पहले नंबर कि H हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण, H हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण की बात कही जाए, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर जब उसी को तो हम H माने हैं, तो वहाँ जब गुरुत्वीय त्वरण की बात कही जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है G/H और बराबर G', या मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा ये क्योंकि पृथ्वी के सतह पर था, और ये जो है गुरुत्वीय पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर है ये। ठीक है, तो ये जब ये फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, ये एक फार्मूला होता है उसके लिए जब किसी हाइट पर गुरुत्वीय कोई भी वस्तु का भार पूछा जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। और इस प्रकार से आप देखिएगा तो H का बराबर आपका मान ऊपर क्या निकला था, R/2। R/2 हम यहाँ देखे थे कि H बराबर R/2 है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम H का मान जो होगा ये R/2 हमने ले लिया, R/2 ये ले लिया, तो यहाँ से R कट जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा इस तरह से निकल जाएगा। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो G' बराबर कितना आ जाएगा, 9/4, यानी कि आपका फाइनल आपका GH बराबर ये फार्मूला जो था तो GH बराबर कितना आ गया, 4 × G1' × 9। अब यहाँ G से G कट जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु के सतह पर यहाँ वस्तु रहे तो जितना गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तो यहाँ या आपका गुरुत्वीय त्वरण कोई भी हाइट पर रहे तो यहाँ वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा दोनों पर सेम लगता है, क्योंकि G का मान कितना होता है 9.8 ही लगता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कोई भी हाइट पर हो। ठीक है, तो ये सतह पर था और ये H हाइट पर है, तो दोनों का G सेम है, तो यहाँ से G और G' कट जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ से H का मान क्या निकल के आ गया, 4/9। यदि इस वीडियो को सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा तो वीडियो को स्लो रोक करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम अधिक हो गया है और कम समय में हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो H का मान आपका 4/9 आ गया। तो लेकिन आपका फाइनल उद्देश्य जो था W' का मान बताना था कि W' का मान कितना होगा। यहाँ आपको मान बताना है कि W' का मान कितना होगा, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधे ऊंचाई पर, तो W' का मान आपको बताना था। तो W' बराबर हमने W × H निकाला था, और जो कि आपका H का मान कितना आया, 4/9। तो 4/9 को आप जब यहाँ आप पुट कीजिएगा, यहाँ पुट कीजिएगा 4/9 को, तो इस तरह से आपका राइट आंसर W' बराबर हो जाएगा पहले के भार के अपेक्षा उसका 4/9 के गुणनफल के बराबर। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के हाइट पर जो भार होगा 4/9 हो जाएगा। 4/9 गुणा किसके भार के गुणा, तो पृथ्वी की सतह पर जो भार था उसके 4/9 गुना हो जाएगा। कहाँ, तो पृथ्वी की त्रिज्या के आधे ऊंचाई पर।
तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। 128 नंबर देखते हैं, सॉरी वो 126 था, हम 127 नंबर अब देखते हैं। 127 नंबर है कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है। कोई भी वस्तु है उसको 30 मीटर के हाइट से गिराया जाए तो 30 समय लगता है, 30 सेकेंड। और उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा, यानी जब हाइट को हम बढ़ा देंगे और 120 हाइट कर देंगे, वही वस्तु को जब गिराएंगे तो फिर कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। तो देखिए इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि h बराबर ut प्लस हाफ GT² होता है, जहाँ g जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है, जहाँ g का मान 10 होता है या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन इससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि इतना हाइट पर है, 30 मीटर के ऊंचाई पर गिराया जाए तो t टाइम लगता है, तो 120 मीटर के ऊंचाई पर से गिराया जाएगा उसी वस्तु को कितना टाइम लगेगा। यानी कि हमें h और t के बीच संबंध देखना है कि क्या घटना घट रही होगी। ठीक है, तो h1 का मान दिया गया है 30 मीटर और u का मान यानी कि जब शुरुआती वेग होगा वस्तु का तो 0 होगा। तो u क्या है, शुरुआती वेग। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिसे बोलते हैं शुरुआती वेग। तो शुरुआती वेग कोई भी वस्तु रुका है तो इसका शुरुआती वेग क्या है, 0 है, तो 0 है। और t1 का मान हम मान लेंगे यहाँ जो t1 होगा t, क्योंकि बोला गया है कि h1 हाइट यानी 30 मीटर के हाइट पर है तो 30 सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है। जब इसी वस्तु को यानी कि h2 को उसी वस्तु को जब 120 मीटर हाइट पर रखी जाए तो जो t2 होगा यानी कि जो टाइम लगेगा वो कितना सेकेंड होगा, तो उसको हम मान लेंगे x सेकेंड। और इसमें भी शुरुआती वेग जो होगा 0 होगा। तो आपको मेन इसमें फार्मूला याद रखना है कि h बराबर ut प्लस हाफ GT² होता है। ठीक है, जब आप इन दोनों को इस प्रकार से अनुपात में रखिएगा यानी h1 बराबर ut प्लस हाफ GT1² बटे में h2 बराबर ut प्लस हाफ G2T² हो गया। तो जब ऊपर का जितना भी मान दिया गया है इसमें आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपका ut तो 0 हो जाएगा, क्योंकि u का मान 0 दिया गया और 0 में t से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ 0t हो गया। h1 का मान 30 और h2 का मान 120 और हाफ GT²। इन दोनों का कुछ भी मान हम रखेंगे नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे मतलब हमें नहीं है। इसके बाद नीचे हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, ये हट गया। और जब 30/120 को सॉल्यूशन करेंगे तो 1:4 हो गया आपका। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा हाफ GT का स्क्वायर, क्योंकि t1 का मान कितना दिया था, t दिया था। t2 का मान हमें नहीं मालूम था तो हमने x माना था, t2 के स्थान पर x हो गया। और इन दोनों का फॉर्मूला के अनुसार स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ हाफ जी यहाँ दोनों से इनटू में है तो ये कट गया। तो हाफ बराबर कितना हो गया, t का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल जो टाइम लग रहा था 30 मीटर के ऊंचाई पर गिराने पर जो समय लग रहा था उसका स्क्वायर, और जो 120 के ऊंचाई पर जब वस्तु को गिराया गया है तो उसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर यहाँ हम कर लिए। जब यहाँ से सॉल्यूशन हमें क्या करना है कि x का मान निकालना है हमें कि कितना समय लगेगा। तो x का मान निकालना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से x² बराबर 4t² हो गया। तो x का जो स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट हो गया। इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यानी कि जब आप 30 मीटर के हाइट पर किसी वस्तु को गिरा रहे थे तो क्वेश्चन में दिया रहा था t टाइम लग रहा था। तो जब उसी वस्तु को 120 मीटर के हाइट से गिराइएगा तो जो टाइम लगा रहा था 30 मीटर के हाइट से गिराने पर तो उसके 2 गुना टाइम लगेगा। यानी कि यदि दिया रहता कि 30 मीटर के हाइट से गिराने पर 2 सेकेंड लग रहा है तो 120 मीटर के हाइट से गिराने पर 2t लगता, यानी कि 2 × 2 कीजिए तो आपका 4 सेकेंड लगता, तो 4 सेकेंड आ जाता। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका जो 120 मीटर के हाइट पर, इसलिए देखिए नीचे सॉल्यूशन हमने लिखा है कि इसलिए जब वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो 30 मीटर से जो समय लगेगा 120 मीटर के h हाइट से गिराने पर
120 मीटर के हाइट से गिराने पर जो समय लगेगा तो वो 30 मीटर के हाइट से गिराने पर लगा समय का 2 गुना समय लेगा। तो वही तो हमने इस बात को यहाँ समझा। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 128 नंबर है कि एक कण को ऊपर की ओर 39.5 तो आशा करते हैं कि आपको ये जो 127 नंबर तक हमने इस क्वेश्चंस का सलूशन देखा, ये सभी क्वेश्चंस आपको हूबहू बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पे जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए भाई हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।